तो गाइस दिस इज सोहम कुमार पांडे। वेलकम टू पांडे क्लासेस। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फेडरलिज्म, यानी कि आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2। तो इसका आज ये फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हम लोग कल लीनियर इक्वेशन ख़त्म किए थे आपके मैथमेटिक्स का। तो आज टर्न है पावर शेयरिंग का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज फेडरलिज्म के बारे में कि फेडरलिज्म क्या होता है, या फिर व्हाट्स मेक इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया को फेडरल कंट्री कौन बनाता है। आपको बता दें कि फेडरलिज्म मीन्स होता है संघवाद। क्या होता है? संघवाद होता है। आपको हिंदी उतना समझ में नहीं आएगी, मैं बस बता रहा हूँ कि इसका मतलब होता है संघवाद। आगे चलते हैं आपके साथ, फेडरलिज्म वर्ग लेकर के वर्ड को आगे बढ़ाते हैं। क्या होता है देखिए, यू नो कि दिस इज सोहम कुमार पांडे। ओके, चैप्टर 2 इट्स योर फेडरलिज्म ऑफ चैप्टर 2 फ्रॉम योर एसएसटी बुक पावर पॉलिटिकल साइंस। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे वो होगा की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता क्या है, ऐसा कॉन्सेप्ट के बारे में कि कैसे बैलेंस बनता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है, इसमें 2 टायर गवर्नमेंट कैसे है, 3 टायर गवर्नमेंट कैसे है, जम्मू कश्मीर को क्या स्पेशल स्टेटस दिया गया था, है नहीं था, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यूनियन टेरिटरी के स्टेट के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि इसे आप पढ़े होंगे कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम और मेडिटेरियम इन श्रीलंका। तो जो बेल्जियम में था उसमें क्या था, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया था। मीन्स कि सब पावर को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। एक सेंट्रल के पास अपना था, एक स्टेट के पास अपना था। एंड द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर एमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न डेमोक्रेसी में, यानी कि अभी के ज़माने का जो डेमोक्रेसी है उसे पावर शेयरिंग में जो वर्टिकल डिवीज़न है वो सबसे ज़रूरत होता है। वर्टिकल डिवीज़न कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे ऊपर का सबसे ज़्यादा पावर, उसके नीचे वाला का थोड़ा कम पावर, उसके नीचे वाला का थोड़ा कम पावर, और वो सब खुद का जिम्मेदार है, ना कि ऊपर वाले के जिम्मेदार हो। उस टाइप के फॉर्म को क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म बोलते हैं। और आजकल के आधुनिक दुनिया में, आधुनिक आजकल के डेमोक्रेसी वाला वर्ल्ड में ये ज़रूरी है कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर हो। तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। इंडिया में कैसे फेडरलिज्म का प्रैक्टिस और थ्योरी क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आगे चलें कि कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म क्या होता है। तो देखिए कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें कि पावर को डिवाइड किया जाता है। सेंट्रल के पास अलग पावर रहेगा और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट के पास अलग पावर रहेगा। और इसके पास 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। पहला क्या होता है, वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री। एक गवर्नमेंट जो कि पूरे कंट्री के लिए होता है, दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर एन फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या है कि ये जो वन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री हैज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो फेडरेशन होता है, जो फेडरेशन सिस्टम है उसमें एक गवर्नमेंट होता है जो कि पूरे इंटायर कंट्री के लिए होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ कुछ बातों के लिए। और दूसरा जो होता है गवर्नमेंट, वो लेवल ऑफ प्रोविंस पे होता है, यानी कि राज्यों पर होता है, डेट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में उस ध्यान रखता है। और जो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे के पूरे कुछ कुछ इंटरेस्ट को और लेकर के पूरा कंट्री का नियम रखता है उसमें। ठीक, बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देखिए, केंद्र को भी और राज्य को भी, दोनों को अलग अलग अपना और दोनों का अपने पास अलग अलग पावर है। और दोनों बस सिर्फ रिस्पॉन्सिबल किसके हैं, सिर्फ जनता के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। बाकी ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो नियम लिया है उसको सेंट्रल को बताना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस दोनों को जनता के हित में काम करना है, दैट इज़ नोन एज फेडरेशन गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि अंडर द, देखिए जैसे कि हम लोग पढ़े थे यूनिटरी सिस्टम में, यूनिटरी सिस्टम में क्या होता था कि या तो एक गवर्नमेंट होता था, नहीं तो दूसरा जो गवर्नमेंट होता था उसको जवाब देना पड़ता था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमने ऐसा ऐसा किया है। लेकिन अगर यूनिटरी गवर्नमेंट में होगा तो क्या होगा कि पावर तो सबके डिवाइड होंगे लेकिन सब एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में क्या होगा, पावर डिवाइड होंगे लेकिन कोई किसी का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, सब अपने आप, सब जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल। ठीक है, चलिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर और टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इन फेडरल सिस्टम
देखिए इसमें उसमें यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता था कि सेंट्रल से जो गवर्नमेंट है यानी केंद्र में जो होता था वो जो क्या होता था राज्य को ऑर्डर देता था, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट में होगा सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पावर होता है जिसके कारण वो खुद इसका उत्तरदायी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का उत्तरदायी नहीं होता है। दोनों गवर्नमेंट सेपरेटली एंसरेबल टू द पीपल, दोनों को दोनों उत्तरदायी होते हैं, जनता के खुद के नहीं होते हैं। ठीक, आगे चलें कि फेडरलिज्म के क्या क्या की फीचर हैं उसके बारे में बात करें तो पहला जो होता है आपका होता है देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ टायर ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होगी उसकी 2 या 2 से अलग शाखाएँ होंगी। दूसरा कि डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन जुरिडिक्शन रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए लेजिस्लेशन के मामले में, टैक्सेशन के मामले में या एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, तीनों में दोनों टायर के गवर्नमेंट के पास अलग अलग जुरिडिक्शन होगा। जैसे कि आप बात करें कि हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पंचायत है ना जी, सब अलग अलग है। वही तो हमारा कंट्री क्या है, एक फेडरल है। आगे बताएंगे इसके बारे में। थर्ड क्या होता है कि द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। ठीक है, जो एग्जिस्टेंस है अथॉरिटी का कि हर गवर्नमेंट का वो संवैधानिक तौर पर गारंटेड किया हुआ है। ठीक, द चेंजेस इन द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर संविधान में किसी चीज़ को बदलाव करनी है इसके लिए दोनों के दोनों गवर्नमेंट को सहमति होना आवश्यक है। जुरिस्डिक्शन क्या होता है कि द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी। जुरिडिक्शन क्या होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे किसी के पास एक लीगल अथॉरिटी हो। द एरिया में भी डिफाइंड इन टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट। किसी भी मुद्दा को लेकर के एक अलग उसका लीगल अथॉरिटी हो उसको जुरिडिक्शन बोलते हैं। समझ में की फीचर ऑफ फेडरलिज्म क्या क्या होता है। पहला कि 2 या 2 से अधिक गवर्नमेंट हो सकता है। दूसरा क्या सबका अलग अलग अपना जुरिडिक्शन होगा। तीसरा क्या सबका लीगल अथॉरिटीज होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। चौथा क्या अगर कोई बदलाव चाहिए होगा तो दोनों का सहमति होना आवश्यक है। ठीक, पांचवा क्या है कि कोर्ट प्ले अ की रोल इन इंटरसेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। द सुप्रीम कोर्ट प्ले द रोल ऑफ एन एम्पायर। सुप्रीम कोर्ट क्या है, कंपायर का रोल करता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट और जो जितना भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है सब पर नजर बनाए रखती है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली मेंशन टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। कितना जो रिवेन्यू का सोर्स है वो सबका फिक्स है। ठीक है, सबका मेंशन किया गया है इंश्योर करने के लिए कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कैसा है उसके हिसाब से फिक्स किया गया हुआ है। उसके बाद क्या है कि द फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। जो फेडरल सिस्टम होता है उसका 2 मेन मकसद होता है। पहला क्या कि सेफगार्ड करना, प्रमोट करना, एकता को प्रमोट करना और लोगों की सुरक्षा प्रदान करना। आठवां बात क्या है कि एट द सेम टाइम उसी समय उसको मतलब कि सेफगार्ड मतलब सुरक्षा के साथ साथ यूनिटी तो प्रदान करना ही है, उसके साथ साथ जो रीजनल डाइवर्सिटी यानी कि जो बहुत सारे समुदाय हैं उनको भी साथ लेके चलना है। तो जो आइडियल फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट होता है मस्ट हैव म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। म्यूचुअल ट्रस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आपसी विश्वास होना चाहिए और साथ रहने का वादा होना चाहिए। इसी तरह से तब होगा कि एक फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट काम कर पाएगी। तो उसका मकसद क्या होता है, पहला होता है कि सुरक्षा प्रदान करना देश को। दूसरा क्या होता है कि एकता बनाए रखना देश में, और एक के साथ साथ सभी डाइवर्सिटी जितना भी जात पात जितना भी धर्म है सबको एक साथ लेके चलना ही फेडरल गवर्नमेंट का वर्क होता है। दैट्स इट, समझ में आया अभी तक का? ओके, अब बात करते हैं कि एग्जैक्ट बैलेंस एंड पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, वेट अ मिनट, लेट मी ओके चलिए अब बात करते हैं एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पावर के बीच में बात करें तो अभी तक समझ में आया कि फेडरलिज्म क्या होता है, कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, उसमें क्या क्या नियम कानून है। सो चलिए देखते हैं। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर फेडरेशन। देखिए जो पावर का जो बंटवारा है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में वो एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में बदलते रहता है। दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन फॉर्म। ये डिपेंड करता है उस समय पर जिस समय ये फेडरेशन गवर्नमेंट बना हुआ था। जैसे मान लीजिए कि हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद फेडरेशन आया, ठीक, किसी और का कोई और समस्या रहा होगा, किसी और का कोई और समस्या रहा होगा, तो उस पर डिपेंड करता है कि उसका फेडरेशन गवर्नमेंट का नियम क्या क्या होगा। इसमें देखिए कि फेडरेशन आर फॉर्म इन 2 वेज, या तो 2 तरीके से फेडरेशन बना सकता है। पहला है कमिंग टुगेदर, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर में क्या होता है, देखिए कि इन दिस फर्स्ट टाइप स्टेट्स कम टुगेदर देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट एंड दे हैव इक्वल पावर एंड दे आर इक्वली स्ट्रॉन्ग वाइस वाइसा द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है,
जो एक ऐसा गवर्नमेंट होता है इसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री छोटे छोटे स्टेट मिल करके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं और अपने आप को एक कंट्री घोषित करते हैं। इसमें क्या होता है, वो लोग का उतना ही बराबरी के स्ट्रांग होता है इतना कि फेडरल गवर्नमेंट में स्ट्रांग होंगे, ठीक। दे आर कमिंग टुगेदर सो डैट बाई पुलिंग सोवर्जिनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। मतलब कि अब साथ आ गए तो एक तो मत बढ़ गया, दूसरा बात उसमें सोच बढ़ गया, उसके बाद क्या हुआ कि साथ आए तो सोवर्जिनिटी यानी कि साथ रहने का विश्वास हो गया। उसके बाद क्या होगा, सो डैट दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, इसलिए अपना सुरक्षा का बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कुछ कुछ ऐसा सिटी हैं जहाँ पे स्टेट को जोड़ करके एक बड़ा यूनिट बनाया गया है। वो लोग उतना ही पावरफुल है, इतना कि एक फेडरल गवर्नमेंट पावरफुल होता है उतना पावरफुल वो भी हैं। तो ऐसे देश जो भी हैं वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इसको बोलते हैं हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन। मतलब कि इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे स्टेट मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं और खुद को सिक्योर करते हैं, ठीक। अच्छा, सेकेंड यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग होल्डिंग टुगेदर। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होता है। और कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होता ही है, इसमें दो लेवल का गवर्नमेंट नहीं होता है, सिर्फ एक लेवल का गवर्नमेंट पूरे पूरे कंट्री को रिस्पॉन्सिबल होता है। और होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो पूरा कंट्री का रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। और वो पावरफुल होता है किससे, स्टेट से। वही लिखा हुआ है पावरफुल वाइज द स्टेट से पावरफुल होता है। हेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा विशाल देश अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे राज्यों में बांट लेता है और अपने आप को अपने गवर्नमेंट को अलग अलग बांट करके कि स्टेट गवर्नमेंट है, ये नेशनल गवर्नमेंट है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये आपका पंचायती राज है, ऐसे करके क्या करता है उसको डिसइंटीग्रेट कर लेता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो इंडिया हो गया, स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया, ये सब का एग्जाम्पल क्या क्या है, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है। देखिए कि कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि इट्स कमिंग मतलब नाम से ही लगता है कि बहुत सारे छोटे छोटे मिलके बड़े हो जाते हैं। कमिंग मतलब आना, ठीक है। इट इज़ अ फेडरेशन इन विच सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट, जो कि अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, वो कम टुगेदर यानी कि साथ आते हैं और एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। सो डैट बाई पुलिंग सोवर्जिनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज द सिक्योरिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो लोग साथ क्यों आते हैं, सो दैट बाई पुलिंग सोवर्जिनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, अपने आप का सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं सोवर्जिनिटी और रिटेनिंग आइडेंटिटी पा करके, एक अच्छा पहचान पा करके अपने सुरक्षा पा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई स्मॉल कंट्री है, उस पर सब आक्रमण कर सकता है, लेकिन वही अगर स्मॉल कंट्री या स्टेट भारत से जुड़ जाए तो उसका पूरा जिम्मेदारी भारत का होगा, तो कोई भारत से लड़ेगा नहीं। इस टाइप को समझ में आ रहा है ना, तो अपना सिक्योरिटी बढ़ा लिया ऐसे साथ में आकर के। चलिए, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, इट इज सच अ फेडरेशन इन विच अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। अभी बताया था कि होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा देश अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे स्टेट में बांट करके अपने पावर को डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है, इसके बारे में बात करें। देखिए कि इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। बहुत ब्लडी और पेनफुल पार्टीशन के बाद, मतलब जब समझौता हुआ, जब बंटवारा हुआ, उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। अर्ली आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए, इंडिया आज़ादी से पहले बहुत सारे प्रिंसली स्टेट जो जहाँ पे प्रिंसली स्टेट बोले तो क्या हो गया, जैसे कि आपका कोलकाता हो गया, ठीक है, बंगाल हो गया, आपका मद्रास हो गया, सब क्या था, एक प्रोविंशियल स्टेट था, वो लोग कंट्री के साथ आए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, जो हमारा संविधान है इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट घोषित कर दिया। ऑल दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन, लेकिन हमारा संविधान फेडरेशन वर्ड यूज नहीं करता है। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, फिर भी वर्ड फेडरेशन का यूज नहीं करता है, लेकिन हमारा जो संविधान है वो फेडरलिज्म के यानी संघवादी तौर तरीके से बना हुआ है, ठीक। इसमें भी 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट है। पहला है यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, हम आप जानते ही हैं, ठीक। चलिए, अब बात करते हैं, हमारे पास 3 टायर ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। क्या क्या है देखिए, थर्ड टायर ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, यानी कि पंचायत या म्यूनिसपैलिटी हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सभी को 3 तरह से बांटा गया है, 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है पावर का, लेजिस्लेटिव पावर का, जो कि हमारा यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती या फिर म्यूनिसपैलिटी को दिया गया है। इसमें 3 लिस्ट बनाए गए हैं कि अब मान लीजिए कि
मान लीजिए कोई किसी चीज़ पर कौन किसका अधिकार होगा, जैसे मान लीजिए आईफोन है, इंटरनेट है, इंटरनेट पर किसका अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट का कि पंचायत का या यूनियन गवर्नमेंट का। तो ये अब इसमें कैसे समझौता करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहला था यूनियन लिस्ट, मतलब जिसपे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होगा। जैसे इसमें आ गया आपका डिफेंस हो गया, यानी कि हमारा सुरक्षा हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया। इस सब पर किसका अधिकार है, यूनियन लिस्ट का अधिकार है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का अधिकार है। इसमें लिखा हुआ है कि द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ एंड रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। जितना भी सब्जेक्ट अभी बताया गया आपको, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, या फिर करेंसी हो गया, यानी कि जो भारतीय नोट है जैसे कि हो गया, इसमें किसका अधिकार होता है, भारतीय गवर्नमेंट का, जो कि केंद्र में है, केंद्र में जो गवर्नमेंट है उसका राज होता है इसमें, ठीक। अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट, यानी स्टेट के पास क्या क्या अधिकार है। स्टेट के पास अधिकार है कि लोग जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, अपना अपना उसके राज्य का एग्रीकल्चर हो गया, उसके राज्य का इरिगेशन हो गया। इस पर क्या किसका कमांड होता है, स्टेट गवर्नमेंट का कमांड होता है। और स्टेट गवर्नमेंट कैन अलोन मेक अ लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसको स्टेट गवर्नमेंट आराम से यूज कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि बिहार में ज़्यादा अगर आलू और मक्का हो रहा है तो बिहार का गवर्नमेंट आराम से आलू मक्का पर काम कर सकता है। और कहीं अगर खाली ईख और मान लीजिए कहीं दाल हो रही है तो दलहन के काम वो उसका गवर्नमेंट कर सकता है। इसको केंद्र से मतलब नहीं होता है कि हाँ केंद्र से ऑर्डर लेना है कि हाँ आलू का फसल खराब हो गया तो इसमें पैसा देना है, नहीं नहीं नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आप इसको हेल्प कर सकते हैं किसान को, ठीक। चलिए अब बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट के बारे में। इसमें देखिए क्या होता है कि ऐसा एक सब्जेक्ट जिसमें कि दोनों का राइट हो, यूनियन का भी राइट हो और स्टेट गवर्नमेंट का भी राइट हो, जो कि होता है एजुकेशन, यानी शिक्षा पर सबका अधिकार है, ठीक है। आप सुनते भी होंगे। तो शिक्षा के लिए आप यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉरेस्ट हो गया जो कि दोनों का होता है, ट्रेड यूनियन हो गया जो कि दोनों का होता है, मैरिज हो गया कि दोनों का होता है, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, ये सब किसका अधिकार है, दोनों का अधिकार इसमें होता है। बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों इसमें लॉ बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि इफ़ देयर लॉ, अगर मान लीजिए उनका लॉ कॉन्फ्लिक्ट कर गया, मतलब मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट का विचार है नहीं और केंद्र का विचार है हाँ, तो उसमें केंद्र का बात माना जाएगा, बिकॉज केंद्र इज मोर पावरफुल देन, पावरफुल तो नहीं है बट हाँ केंद्र का उसमें ज़्यादा चलाएगा बात, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट का जो कि उस समय संविधान के समय नहीं आया था, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि अभी आए हैं, जस्ट आए हैं, संविधान बनने के बाद आए हैं, तो इसके पर किसका अधिकार है, इसको बात करते हैं। तो देखिए कि द लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉलो इन एनी ऑफ द लिस्ट, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड आज नोन एज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि क्या होगा, ये पहला क्या होगा, यूनियन लिस्ट जिस पर कि यूनियन गवर्नमेंट का अधिकार हो, स्टेट लिस्ट पर कि स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार हो, कंकरेंट लिस्ट पर दोनों का अधिकार हो, और एक आता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट जिस पर कि यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। इस पर किसका अधिकार होता है, यूनियन गवर्नमेंट का अधिकार होता है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता है। समझ में आया। चलिए तो इस तरह समझ में आया कि आपको कैसे इंडिया में बटा हुआ है। सो अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दा की जो मुद्दा अब सॉल्व हो गई है, पहले तक नहीं हुई थी सॉल्व, कि ऑल स्टेट इन इंडिया डू नॉट एंजॉय द सेम पावर। अब तो सभी स्टेट सेम पावर यूटिलाइज करते हैं। पहले के जब का ये बुक लिखा हुआ है उस समय इंडिया क्या था, एक सेम पावर को नहीं करता था। इसमें क्या होता था कि जो जम्मू कश्मीर था उसके पास अपना एक स्टेटस, अपना एक अलग स्टेटस था, उसके पास अपना एक अलग संविधान था। मेनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जितना भी बहुत सारा ऐसा प्रावधान था हमारे भारतीय संविधान का जो कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होता था। विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्टेट असेंबली, बिना स्टेट असेंबली के आज्ञा के बहुत सारा ऐसा प्रावधान था जो कि जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होता था, जो कि 377 हटने के बाद, मतलब कि 377 एक्ट हटने के बाद हमें ये 315 और 377 हटने के बाद हमें ये अधिकार मिल चुका है, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जो वहाँ के आवासी होते थे, यानी जो जम्मू कश्मीर के ओरिजिनल आदमी है, सिर्फ वही वहाँ की ज़मीन खरीद सकता था, हम लोग वहाँ पे ज़मीन खरीद नहीं सकते थे। सिमिलर प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट इन इंडिया एज वेल। इसमें क्या कहते हैं कि जो यूनियन टेरिटरीज है उसका भी अलग अलग प्रावधान है, लेकिन जो अब ये बात था कि जम्मू कश्मीर में आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, दूसरा कि उसका संविधान अलग है, और ये सब बात अब खत्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर लद्दाख सबका आपकी एक समान अधिकार है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और आप वहाँ पे ज़मीन क्या, वहाँ पे घर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं बीच सड़क पे रोड बनवाऊँ, मेरी मर्जी। यस यू कैन, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, समझ में है। अब ऐसा कर सकते हैं, कब कर सकते थे? जब 377 एक्ट हट गया, उसके बाद हम लोग वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान सेम हो गया जैसे कि भारत का था, एंड दैट्स इट ओके। अब बात करते हैं कुछ कुछ यूनियन टेरिटरीज का। जैसे कि देखिए हमारे पास कितना टोटल टेरिटरीज है? 7 टेरिटरीज हैं टोटल। जैसे कि चंडीगढ़, लद्दाख, सॉरी चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, सब क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। दमन दीव क्या है? लक्षद्वीप, ये सब क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। तो दे आर सम यूनिट ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। और कुछ ऐसे भी इंडियन यूनियन है जो कि बहुत कम पावर यूटिलाइज करते हैं। जैसे दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ऐसे कुछ समूह, ऐसे कुछ क्षेत्र जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन पाए हमारे कंट्री का, बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विथ एनी ऑफ द स्टेट। लेकिन ऐसे भी थे कि नहीं हमारे इतना इंडिपेंडेंट थे कि हमसे जुड़ पाए, और ना इतना ही सभ्य थे कि किसी के साथ जुड़ पाए, किसी और स्टेट के साथ जुड़ पाए। ठीक है, जो कि एरिया जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, कैपिटल सिटी दिल्ली हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। दिस टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट। एक स्टेट का पावर इनके पास नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट है स्पेशल पावर इन रनिंग दिस एरिया। इसके पास क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है इसको रन करने का। इसके पास अपना कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है। सो अब बात करते हैं द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है उसके बारे में बात करें तो देखिए कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन undetermine the extent of sharing of power between the union government and the state government and it is basic structure of the constitution। एक संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि पावर को यूनियन गवर्नमेंट और कंसर्नल और स्टेट गवर्नमेंट में बांट देना। द पार्लियामेंट अलोन कैन नॉट चेंज दिस। तो जो पार्लियामेंट है अकेले इसको बदल नहीं सकता है। कोई भी चेंज जो होगा फर्स्ट पास बाई बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पहले तो उसे दोनों सभा में पास होना चाहिए, जैसे कि लोकसभा और विधानसभा दोनों में उसे पास होना चाहिए। कम से कम 2/3 मेजोरिटी के साथ, कम से कम 2/3 मेजोरिटी के साथ दोनों सभाएं पास होगा। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। ठीक है, तब जा करके कोई भी चेंज वहाँ पॉसिबल है। जब 2/3 बहुमत मिलेगा केंद्र मतलब कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, मतलब विधानसभा में भी, तब जा करके ये पॉसिबल होगा। इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। मतलब कम से कम आधा स्टेट तो भी, मतलब जो आधा 26 स्टेट 27 स्टेट जितना भी है 29 है, 29 में से अप्रॉक्स 15 स्टेट इसको अप्रूवल देगा, तभी जाके ये एप्लीकेबल होगा। देखिए इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट हुआ अगर पावर के डिवीजन में, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन, बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू राइज रिसोर्सेज by levying taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them। दोनों के दोनों आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और क्या होता है इसके मतलब कि इसमें बटा होता है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सुप्रीम कोर्ट को और क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का अधीन है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट का अधीन है। आपका जो पावर डिवीजन है उसको आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। करिएगा तो आप पे कार्रवाई होगी हाई कोर्ट द्वारा, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करनी पड़ेगी। और हाँ, जो स्टेट गवर्नमेंट है अपना पावर राइज कर सकता है। ऐसे मान लीजिए कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई चीज़ चाहिए होगा और उसने प्रदान नहीं किया, तो आप इसमें आवाज़ उठा सकते हैं कि हाँ मुझे चाहिए, इतना पैसा चाहिए, एजुकेशन के लिए इतना पैसा चाहिए, मुझे एग्रीकल्चर लॉस हुआ उसके लिए, मतलब होता है ना आपदा आती रहती है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो तूफान आया था, अम्फान आया था बंगाल में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मदद की है ना। जैसे बिहार में फ्लड आता है तो मदद तो होता ही है, जितना भी हो सके, भले ही कम होता है लेकिन होता तो है ना। समझ में आया? सो दैट इज़ फॉर टुडे। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि फेडरलिज्म क्या होता है, कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, इंडिया में फेडरलिज्म कैसे चल रहा है, हमारे पास कैसे कैसे 3 लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कैसे पावर का डिवीजन है, और कैसे कैसे वो लोग एक दूसरे का पावर को यूटिलाइज कर पाते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस सब बारे में पढ़ चुके हैं। अब बारी है कुछ क्वेश्चन का। जैसे कि क्वेश्चन आपको बता रहा है कि आपको 4 फीचर बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि फेडरलिज्म पर बेस है, 5 फीचर बताना है फेडरल कंट्री का। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि पावर डिवाइड होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको डिस्क्राइब करना है, कैसे पावर डिस्क्राइब होता है। देख रहे हैं एक ही टाइप का क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन हो गया। आपका ये क्वेश्चन है कि हाउ आर द लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। वाई वॉज फेडरलिज्म सक्सेड इन इंडिया, विच 3 पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द इंडियन हैज द सक्सेस। सारा क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
पांचवा क्वेश्चन है आपका कि पॉइंट आउट वन फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू वन ऑफ द फीचर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द बेल्जियम। इसके बारे में बात करना है, इसका आंसर दिया हुआ हो सकता है क्वेश्चन हार्ड, इसलिए मैंने आंसर भी दे दिया। आप इसको कॉपी में नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 उसी तरह इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन, एक क्या सबसे बड़ी, देखिए क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया है और काफ़ी बार पूछा जा सकता है अभी भी कि एक यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में क्या अंतर है, या फिर इंडिया और बेल्जियम में क्या अंतर था, या फिर क्या क्या लिस्ट हो सकते हैं। मतलब ये जितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। सो अभी तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। होप आशा करते हैं कि वो समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग इसके आगे वाला टॉपिक जो कि है आपका जो आगे टॉपिक जो होगा उसके बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जो इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसके बारे में पढ़ना है, और बाकी कुछ जो बच जाएंगे उसका कर लेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइज।